तो जब आप इसमें अपनी आईडी से यानी कि ब्लॉक लेवल यूज़र या डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र जो भी यूज़र होंगे, अपनी आईडी से जब इसे लॉगिन करेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि यहाँ पर क्या रोल दे रखा है। ये रोल आपको जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, उस रोल के बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वही रोल होना चाहिए जो आपने वहाँ पर देखा था। तो एज़ अ ब्लॉक यूज़र, ब्लॉक मैनेजर एसआईएसटी रोल मुझे मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पर देख लिया, चेक किया कि ब्लॉक मैनेजर एसआईएसटी रोल है। इन केस अगर कोई रोल जो है किसी आईडी पर एक से ज़्यादा रोल अगर दे दी जाती है, तो यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे, चेंज रोल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से आप ये कार्ड देख रहे हैं जहाँ पर कि रोल लिखा हुआ है ब्लॉक मैनेजर एसआईएसटी। अगर किसी आईडी पर मल्टीपल रोल्स होंगे तो जितने भी रोल्स उसको दिए होंगे उतने ही कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपको करेक्ट रोल पर टिक मार्क लगाना है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, चेक करना है, क्लिक करना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यही पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे सेगमेंट्स देखने मिलेंगे जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, आईएम प्रोफाइल, एनपीआर, सोशल एक्शन, जीआरसी केस मैनेजमेंट, कैंपेन एंड रिसोर्सेज। तो हमने इन सेगमेंट्स को 2 हिस्सों में बाँटा है कि आपको क्या मिलेगा और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मिलेगा आपको डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे सेगमेंट्स हैं, समरी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सोशल एक्शन, जीआरसी केस मैनेजमेंट और कैंपेन। ये सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपने यहाँ पर देखे हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और एमपीआर जो है वो आपको इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में मिलेगा। सोशल एक्शन आपको सोशल एक्शन में मिल जाएगा। जीआरसी केस मैनेजमेंट भी ऐसी इसी तरह से और कैंपेन भी इसी तरह से आपको देखने मिलेंगे। तो इन सब के डैशबोर्ड जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समरी में इन सभी कंपोनेंट्स के हमारे कुछ-कुछ इंडिकेटर्स हमने लिए हैं जो कि समरी जिसको हमने कहा है ताकि आप एक ही नज़र में देख पाएँ कि आपके केस मैनेजमेंट में, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या चल रहा है, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कौन से एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ पर आप अच्छा ऐसा कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं, ये इंडिकेटर कार्ड्स कहलाती हैं। तो ये कार्ड्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक ही सेगमेंट देखना है, तो जैसे कि मैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे क्लिक करूँगा, तो मैं हर एक लेवल के यहाँ पर डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेट पर यहाँ पर सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। वो उसकी वजह ये है कि मैंने जो है यहाँ पर ब्लॉक यूज़र एज़ अ ब्लॉक यूज़र एंटर किया है, लॉगिन किया है। इसलिए मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों का डेटा नहीं देख सकता हूँ। पर मैं अपना डेटा देख सकता हूँ। अपने से निचले लेवल जो होंगे, यानी कि सब्सीक्वेंट लेवल्स जो होंगे, उनका डेटा भी या डैशबोर्ड जो है वो मैं देख सकता हूँ। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र जो होंगे वो अपना और अपने से सब्सीक्वेंट लेवल्स यानी ब्लॉक, सीएलएफ, बीओ और एसएचजीस इनका डेटा भी देख सकते हैं। सेम इसी तरह से सोशल एक्शन आ जाता है। सोशल एक्शन का मतलब है कि मीटिंग्स का डेटा हम कैप्चर करते हैं। ये मीटिंग्स 3 लेवल पर कंडक्ट होती है। एक है सीएलएफ सोशल एक्शन कमिटी, एक है वीओ सोशल एक्शन कमिटी और एक है सखी मंच। तो इन 3 मीटिंग्स का हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं और इसमें क्योंकि हमारा कोई भी रोल नहीं होता है, यानी कि ब्लॉक लेवल यूज़र या उससे ऊपर के लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल यूज़र, इनका कोई भी रोल नहीं होता डेटा एंट्री करने में। इन दोनों मीटिंग्स का डेटा जो है वीओ सोशल एक्शन कमिटी का मीटिंग डेटा और सखी मंच मीटिंग का डेटा, इन दोनों मीटिंग का डेटा एंटर करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? वीओ यूज़र की। और सीएलएफ से की डेटा एंट्री कौन करेंगे? सीएलएफ यूज़र, ठीक है? यहाँ पर इसके साथ में इसी तरह से जीआरसी केस मैनेजमेंट यानी कि जीआरसी पर जो भी केसेज़ आ रहे हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर सारे इंडिकेटर, ग्राफ्स एंड चार्ट्स देख सकते हैं। अगला है कैंपेन, तो कैंपेन आपने एक्टिविटीज़ कंडक्ट की होंगी कैंपेन में और अब ये कैंपेन जो है पॉसिबली 25 नवंबर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आप इसको इसमें एंट्रीज़ करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम इस कैंपेन का ओरिएंटेशन उसी टाइम पर नवंबर मंथ में करेंगे। तो ये था पहली चीज़ जो कि डैशबोर्ड में आएगी। दूसरी चीज़ है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। इनमें जो है 7 टैब्स हैं रिपोर्ट्स के और ये जो 4 टैब्स हैं लास्ट के 4 टैब्स, ये 4 टैब्स कैंपेन की रिपोर्ट्स शो करते हैं। तो किसी भी लेवल की अगर आपको किसी भी सेगमेंट की रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो जस्ट आपको उस पे क्लिक करना होगा। ये एक तरीके से फ़ोल्डर है। आप इसे ऐसे एज़ अ फ़ोल्डर समझिएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आपको शो हो जाएँगी। जैसे मैं केस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट्स आ जाएँगी। सोशल एक्शन पर करता हूँ तो ये रिपोर्ट्स आ जाएँगी। किसी भी रिपोर्ट को ओपन करने के लिए जस्ट आपको उस पर क्लिक करना होगा और वो रिपोर्ट आपको शो हो जाए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक डमी आईडी यूज़ कर रहा हूँ। पर रेफरेंस के लिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं और अगर आपको इस रिपोर्ट पर कोई फर्दर एनालिसिस करनी है या ग्राफ्स एंड चार्ट्स अपने लेवल पर बनाने हैं,
तो आप इस रिपोर्ट को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इस एक्सपोर्ट बटन के द्वारा सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए आपको ये रिपोर्ट का नाम आ जाएगा और ये किस फॉर्मेट में हो रही है? एक्सेल वर्कशीट में आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ आती है जो हमें मिलता है वो है रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज़ के अंदर क्या मिलेगा आपको हम देख लेते हैं। रिसोर्सेज़ के अंदर आपको जेंडर से रिलेटेड सारी एडवाइजरीज़ और गाइडलाइंस आपको मिलेंगी जैसे कि इमर्जन साइट की एडवाइजरी है। ये जेंडर एस्टेब्लिशमेंट जीआरसी एस्टेब्लिशमेंट की एडवाइजरी है, जेंडर एडवाइजरी है। ऐसे ही जेंडर मॉड्यूल्स हैं जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो जेंडर की ट्रेनिंग है वो 17 मॉड्यूल्स पर होती है। तो 17 मॉड्यूल्स यहाँ पर मिल जाएँगे और अभी जिसका आप ओरिएंटेशन ले रहे हैं यानी कि किस तरीके से डेटा एंट्री प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वो सारे यूज़र मैनुअल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि ये वीडियो यूज़र मैनुअल है स्टेट का, ये डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लॉक, सीएलएफ, जीआरसी और वीओ। तो किसी भी आपको अगर गाइडलाइन डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना होगा, वो गाइडलाइन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और अगर किसी भी लेवल का वीडियो यूज़र मैनुअल देखना है तो बस आपको वॉच वीडियो पर क्लिक करना होगा, वो वीडियो यूट्यूब पर प्ले होने लगेगा। सो ये सब रहेगा जस्ट अ सेकंड प्लीज़। ओके, सो ये 3 चीज़ें जो थी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी और अब हम देखते हैं कि आपको क्या-क्या करना होगा, यानी कि डेटा एंट्री क्या करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आईएम प्रोफाइल। आईएम का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक पूरी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। सबसे पहले नाम आएगा उस लेवल का जिस लेवल से मैंने यहाँ पर एज़ अ यूज़र एंटर किया है यानी लॉगिन किया है। तो सबसे पहले ब्लॉक आएगा, क्योंकि मैं एज़ अ ब्लॉक यूज़र यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर शुरू होगा। अगर आप स्टेट पर हैं, तो आपको स्टेट से शुरू होगा। और जिस भी लेवल से आप इसे लॉगिन करेंगे, उसके सब्सिक्वेंट लेवल्स जो होंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लॉक पर एज़ अ ब्लॉक यूज़र लॉगिन किया है, तो जीआरसी, सीएलएफ, वीओ और एसएचजीस को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। आईएम प्रोफाइल में कुछ क्वेश्चन्स होंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉक यूज़र हूँ। आईएम प्रोफाइल को हम बेसिक प्रोफाइल भी कहते हैं। जस्ट अ सेकंड कुछ आई थिंक कुछ काम अभी चल रहा है। मैं इसको 1 मिनट यस मुझे लग रहा है डीआईसी कुछ इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें 1-2 मिनट थोड़ा वेट करना होगा। तो अभी जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम फिर शुरू Sir, you need to log in again. No, actually, this problem appears when DIC or the developing agency use this gateway or use this URL for some modification. So maybe they are using it for some modification. So we have to wait for 2 to 3 minutes. It will be gone in this problem will be resolved in 2 to 3 minutes automatically. Okay, so now यस सो व्हेन आई क्लिक सॉरी जब मैं अपना ब्लॉक पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिख रहा है
जब आप एंटर करेंगे तो ये फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, इसकी जगह पर आपको यहाँ पर एक ऐड न्यू बटन मिलेगा, ऐड न्यू, ठीक है? ऐड न्यू बटन कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये ऐड न्यू बटन जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बटन आपको वहाँ पर आईएम प्रोफाइल पर जब आप अपने लेवल पर क्लिक करेंगे, यानी कि आईएम प्रोफाइल पे किया, ब्लॉक पर किया, तो यही बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप के सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको शो होगा। हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्लीज़ इस पर ड्राइंग मत बनाइए। हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपको इनको आंसर करना है। इस इक्वल पोर्टल पर आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय नंबर्स की। कहीं पर अगर नंबर्स आपसे कहा जाता है कि नंबर्स एंटर कीजिए, तो बस वही नंबर आपको एंटर करना होगा। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन के लिए हमने एक रिस्पॉन्स दे रखा है, और रेस्पॉन्सेस दे रखे हैं और आपको बस करेक्ट रिस्पॉन्स पर जो है क्लिक करना होगा। देखिए, जो भी ये ड्राइंग बना रहे हैं ना स्क्रीन पर, प्लीज़ ये ड्राइंग मत बनाइए। आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम और खींच रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है या कि आप यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे स्क्रीन पर कुछ कर रहे हैं। फिर ना चाहते हुए मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा मीटिंग से, ओके? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके लोकोस आईडी से कैप्चर हो जाएँगी। अब पहला सवाल आता है, ब्लॉक कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एज़ पर जीओएस। जीओएस क्या होता है? जेंडर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। तो क्या ये ब्लॉक जेंडर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के अनुसार एक्टिविटीज़ कर रहा है? अगर आपको आसानी से समझना है कि जेंडर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म और दूसरा है एड्रेसिंग इश्यूज़। एड्रेसिंग इश्यूज़ का मतलब एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को समझिए कि अगर आपके ब्लॉक में ये पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जीपीपी है, जेंडर पॉइंट पर्सन है, सखी मंच है, ग्राम पंचायत फोरम है और सीएलएफ फोरम है। तो अगर आपके ब्लॉक में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसी को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म कहा जाता है। अगर आपके ब्लॉक में ये चीज़ है, साथ ही साथ जेंडर के मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं, उन पर बातचीत की जाती है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है, तो आप इसका आंसर देंगे कि हाँ, हमारा ब्लॉक जीओएस यानी जेंडर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के अनुसार काम कर रहा है। दूसरा सवाल आ जाता है, ब्लॉक सैचुरेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म। तो क्या ये ब्लॉक जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के साथ जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म से सैचुरेटेड है सर या नहीं? साउंड नहीं आ रहा। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, कट रही है, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सही नेटवर्क में जाइए, फिर आप अपना सवाल पूछिएगा, और बल्कि अभी मैं इसको पूरा करने के बाद में सर साउंड नहीं आ रहा। मेरा साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या मेरा साउंड इन्हीं सर को नहीं आ रहा है या और किसी को भी नहीं आ रहा है? ब्रेक हो रहा है आई सर। थिंक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज़ Sir, नहीं आ you पा are रही है। audible. ऑडिबल, ओके, थैंक यू। सो प्लीज़ आप अपना नेटवर्क वगैरह चेक कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो नेट प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में है, मेरे में नहीं है। ओके, सो दूसरा सवाल है कि क्या ये हमारा ब्लॉक जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म से सैचुरेटेड है या नहीं? तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म मैंने आपको बता दिया, वो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सेम रहता है, बस इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, सीएलएफ फोरम्स के बाद में ब्लॉक फोरम और ऐड हो जाती हैं। अगर जब ब्लॉक फोरम ऐड हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है, वो जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही है या नहीं, यानी कि ये जेंडर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम जीपीपी, सखी मंच, ग्राम पंचायत फोरम, सीएलएफ फोरम और ब्लॉक फोरम, ये सारा ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इसी को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म कहते हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं, आपके ब्लॉक में 10 सीएलएफ्स हैं, 10 की 10 सीएलएफ्स में आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जेंडर पॉइंट पर्सन से लेकर सीएलएफ फोरम तक। तो तभी अगर ये सब पूरा स्ट्रक्चर 10 की 10 सीएलएफ्स में बना हुआ है, तभी हम इस ब्लॉक को कहेंगे कि ये ब्लॉक सैचुरेटेड है और आपका आंसर रहेगा येस। लेकिन मान लेते हैं कि 10 में से 9 सीएलएफ में तो ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर एक सीएलएफ में कोई भी एक जो चीज़ है, यानी मान लीजिए जीपीपी नहीं है, सखी मंच नहीं है, ग्राम पंचायत फोरम नहीं है या सीएलएफ फोरम नहीं है, या एक से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें भी मिसिंग है, एक भी चीज़ मिसिंग है, तब हम उस ब्लॉक को सैचुरेटेड नहीं कह सकते, जब तक कि उसकी 10 की 10 सीएलएफ्स में ये पूरा स्ट्रक्चर ना बना हुआ हो। सो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है। तो अगर आपके यहाँ 10 की 10 सीएलएफ्स हैं, आपके ब्लॉक में 10 की Filter 10
यस मैम। आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है। अभी ओके। एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, एक बार और ये वाला लास्ट वाला। मुझे 1 सेकंड रुक दीजिए मैम, मैं ज़रा नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। No, sir, voice is clear. It is absolutely fine, sir. ऑलराइट, ओके, थैंक यू। अगर सही है तो ठीक है, ओके, चलिए मैं तो इसी से पॉसिबल है कंटिन्यू कि कर। हमारी नेट का इशू हो ना, बट चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, आपके ब्लॉक सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी 10 की 10 सीएलएफ्स में, आपके ब्लॉक में 10 सीएलएफ्स हैं और 10 की 10 सीएलएफ में अगर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तभी हम उस ब्लॉक को कहेंगे कि ये ब्लॉक सैचुरेटेड है। अगर 10 में से किसी एक सीएलएफ में भी ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है या कोई चीज़ मिसिंग है उसमें, तब हम उस ब्लॉक को सैचुरेटेड नहीं कह सकते और इसका आंसर नो रहेगा। यस हम तभी करेंगे जबकि सभी सीएलएफ्स में हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ हो। सेम इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पर भी यही सवाल मिलेगा आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म से सैचुरेटेड है या नहीं। तो अगर सभी ब्लॉक्स में, उस डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में ये स्ट्रक्चर प्लस ब्लॉक फॉर्म अगर बना हुआ है, तभी हम उस डिस्ट्रिक्ट को सैचुरेटेड कहेंगे, अदरवाइज उसे सैचुरेटेड नहीं कहेंगे। तीसरा सवाल है ब्लॉक टू बी डेवलप्ड एज इमर्जेंट साइट, तो क्या ये ब्लॉक इमर्जेंट साइट बन सकता है? तो अगर आपके ब्लॉक में मॉडल सीएलएफ है और जेंडर रिसोर्स सेंटर है, ये दोनों चीजें हैं, तभी आपका ब्लॉक जो है इमर्जेंट साइट बन सकता है। आप उसका आंसर यस देंगे। अगर दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें मिसिंग है, एमसीएलएफ भी मिसिंग है और जीआरसी मिसिंग है या दोनों में से एक चीज मिसिंग है, तब उसका आंसर आप नो ही देंगे। अगला है ब्लॉक लेवल जेंडर फोरम एस्टेब्लिश इन दिस ब्लॉक, तो अगर आपके ब्लॉक में कोई ब्लॉक लेवल, आपके ब्लॉक में अगर ब्लॉक लेवल फोरम बना हुआ है, तो आप उसका आंसर यस देंगे, अदरवाइज नो। अगला क्वेश्चन है क्या ये ब्लॉक जो है फंक्शनल है? फंक्शनल का मतलब होता है कि क्या ये ब्लॉक रेगुलरली मीटिंग, सॉरी, ये ब्लॉक फोरम जो है रेगुलरली मीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अगर रेगुलरली मीटिंग कंडक्ट हो रही है, तो आप उसका आंसर यस देंगे, यानी कि ये फंक्शनल है। अगर रेगुलरली मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही है, तो या बिल्कुल मीटिंग कंडक्ट नहीं हो रही है, तो आप उसका आंसर नो देंगे, यानी कि ये फंक्शनल नहीं है। अगला सवाल है आईसीसी कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस बीएमएम, यानी क्या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, क्या ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बीएमएमयू ब्लॉक पर आपकी बनी हुई है? तो अगर बनी है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है ब्लॉक टू बी कवर्ड इन एनुअल जेंडर कैंपेन। एनुअल जेंडर कैंपेन आपको पता होगा नई चेतना को कहते हैं। तो क्या ये ब्लॉक आने वाली नई चेतना में एनुअल जेंडर कैंपेन में एक्टिविटीज करेगा या नहीं करेगा? तो अगर करेगा तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी सीएलएफ्स हैं आपके ब्लॉक में जो कि जेंडर कैंपेन में यानी नई चेतना में भाग लेंगी या एक्टिविटीज करेंगी? तो उन सीएलएफ्स का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। सेम यही सवाल आपके व्यूज के लिए कि कितने व्यूज ऐसे हैं आपके ब्लॉक में जो कि जेंडर कैंपेन में भाग लेंगे। तो जितने भी व्यूज होंगे उनका नंबर यहाँ पर देना होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद में आपको यहाँ पर 2 बटन मिलेंगे, जैसे कि आपको कैंपेन के फॉर्म्स में आपको बटन मिलते थे। एक होता है सेव, मैं एक्चुअली माउस से लिख रहा हूँ तो प्लीज मेरी राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा होता है सबमिट। तो अब मान लेते हैं कि आपने जो है ये पूरा फॉर्म भर दिया, लेकिन आप लास्ट वाले क्वेश्चन में आके कि कितने व्यूअर्स हैं जो कि जेंडर कैंपेन में भाग लेंगे, आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप इसे पूरा बंद कर सकते हैं कि अब मैं कल को आकर पूरा भर लूंगा, या फिर आप इसको सेव बटन पर क्लिक करके अपना बाकी का डेटा सेव कर सकते हैं। और कल को आपको जिनसे भी पूछना है वो डेटा जब आपने वो पूछ लिया, आपको पता चल गया, आप जस्ट दोबारा से इस पर आएंगे, इसी यहाँ पर आईएम प्रोफाइल में, फिर अपने ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। एक वहाँ पर एडिट बटन मिलेगा आपको, मैं अभी बताता हूँ एडिट बटन के बारे में। उसे खोलेंगे, इसमें यहाँ पर अपने नंबर्स जो हैं व्यूअर्स के वो एंटर करेंगे और लास्ट में आप सबमिट करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इसे सबमिट नहीं करते हैं, तब तक ये फॉर्म, ये डेटा कहीं पर भी किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी डैशबोर्ड में अवेलेबल नहीं होगा। ये आईएम प्रोफाइल भरना वीओ से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक कंपलसरी है, सबको अपनी आईएम प्रोफाइल अपडेट करनी है और हर एक लेवल अपनी ही आईएम प्रोफाइल अपडेट करेगा। मैं अगर ब्लॉक लेवल यूजर हूं तो ना ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की अपडेट कर सकता हूं या एडिट कर सकता हूं, ना ही मैं अपने सीएलएफ की या जीआरसीस की या किसी भी लेवल की एडिट कर सकता हूं या उसको अपडेट कर सकता हूं। तो आपने ये सवाल देख लिए। अब मान लीजिए आपने आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से आपने इसके आंसर दे रखे हैं। आपने, हम ये मान लेते हैं कि आपने जो है आईसीएस कॉन्स्टिट्यूटेड में आपने लिख दिया था नो, या कोई नंबर था, नंबर ऑफ सीएलएफ में आपने लिख दिए थे फॉर एग्जांपल 10, और आपने इसे अपडेट कर दिया, सबमिट कर दिया। यहाँ पर अभी हमारा एक बटन पेंडिंग है जो कि बाय फ्राइडे आई होप यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस बटन में आपको एक पेंसिल बटन मिलेगी। ये पेंसिल बटन का मतलब है कि आप अपना डेटा एडिट कर सकते हो, ये एडिट बटन होगा। तो अब मान लेते हैं कि आपने आंसर दिया था कि नंबर ऑफ सीएलएस
कवर्ड इन एनुअल जनरेटर कैंपेन 10, यानी कि 10 सीएलएफ जो हैं हमारी इस कैंपेन में भाग लेंगे। लेकिन आपको 3 महीने बाद पता चलता है या 4 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर कि अब जो है ये नंबर चेंज हो गया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस एडिट बटन पे जाएँगे, दोबारा से अपने फॉर्म को ओपन करेंगे। ये अपना फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और एडिटेबल फॉर्म में ओपन होगा और अपनी जो सीएलएफ का नंबर है वो आप चेंज करेंगे और दोबारा से सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। सो ये आईएम प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो वन है, यानी कि एक ही बार अपडेट करना है और फिर इसको तब अपडेट करना होगा जबकि इसके किसी क्वेश्चन के आंसर में चेंज होता है। मान लेते हैं कि अभी आपके यहाँ इमरजेंसी साइट डेवलप नहीं हो सकती, ना एमसीएलएफ नहीं है या फिर जीआरसी नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद या साल भर के बाद में या मैं लेट्स से 2 साल के बाद में कभी ये कुछ चेंज होता है, तब आप दोबारा से इस प्रोफाइल पे आएँगे, इसको चेंज करेंगे, अगर ये पहले नो होगा तो इसे यस करेंगे और दोबारा से सबमिट कर देंगे। सेम इसी तरह से सभी लोग, सभी लेवल्स अपनी-अपनी आईएम प्रोफाइल अपडेट करेंगे, चाहे वो सीएलएफ हो, चाहे वीओ हो, चाहे वो एसएचजी हो। आप अपने लेवल्स, अपने सब्सिक्वेंट लेवल्स यानी अपने से निचले लेवल्स के लेवल्स का डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सीएलएफ पर क्लिक किया है, या आप देख सकते हैं सीएलएफ का डेटा, सीएलएफ की आईएम प्रोफाइल है। इन सीएलएफ की आईएम प्रोफाइल में मैं देख सकता हूँ कि कौन-कौन सी सीएलएफ ने अपना डेटा फिल किया है। यहाँ पे सीएलएफ के नाम आ रहे हैं। तो इस सीएलएफ ने अपना डेटा सबमिट कर दिया, इसने भी अपना डेटा सबमिट कर दिया, लेकिन इसने अपना डेटा सबमिट नहीं किया, ये केवल सेव किया है इसने डेटा। केवल सेव बटन क्लिक किया है। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि आप अपना डेटा सबमिट कर दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके उन्हें कह सकता हूँ कि आपने अपना डेटा सबमिट नहीं किया है, अपना डेटा सबमिट कर दें। अगर मैं इनका डेटा देखना चाहता हूँ तो ये एक आप आई बटन देख रहे होंगे जिसमें आँख सी बनी हुई है। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और उनका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से एसएचजीज़ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारी एसएचजीज़ मुझे दिख जाएँगी मेरे ब्लॉक की कि किस-किस एसएचजी ने अपना डेटा एंटर किया है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने मॉड्यूल्स, मतलब उन्होंने क्या डेटा एंटर किया है। और किसी की भी लेवल पे कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि बहुत हार्ड हो या उसका आंसर ना आता हो। जैसे कि एसएचजी पर आप देख सकते हैं कि पहला सवाल है कि कितने मॉड्यूल्स पर इन एसएचजीज़ को ट्रेनिंग मिली है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक मॉड्यूल्स होंगे, बस आपको चेक लगाना होगा, यानी कि हमारे जो वीओ या यूज़र होंगे उनको चेक लगाना होगा कि इस एसएचजी को इतने मॉड्यूल्स पर ट्रेनिंग मिल गई है। अगला है जीपीपी, जेंडर पॉइंट पर्सन उस एसएचजी में है या नहीं है, तो अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। और तीसरा है कि अगर जीपीपी उसमें है तो उसने उस जीपीपी ने, जेंडर पॉइंट पर्सन ने कितने मॉड्यूल्स पर ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली है। इन मॉड्यूल्स का आंसर देने के बाद में कि इस मॉड्यूल पर ट्रेनिंग ली है और सबमिट कर दिया जाएगा। केवल ये 3 सवाल रहेंगे। इसी तरह से 3 सवाल सीएलएफ पर भी रहेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि सीएलएफ ने कितने मॉड्यूल्स पर ट्रेनिंग ली है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि क्या इस सीएलएफ ने जो है कोई एक्शन प्लान बनाया है या नहीं? अगर बनाया है तो येस, अदरवाइज़ नो। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या सीएलएफ ने कोई जेंडर फंड इनिशिएट किया है या नहीं किया? तो ये इन 3 सवाल के जवाब देने के बाद में सीएलएफ यूज़र भी अपना डेटा सबमिट कर देंगे, और जैसे ही वो सबमिट करते हैं, वो डेटा हमारे हर एक लेवल पर शो होने लगेगा। पर रिपोर्ट और डैशबोर्ड में ये सारा डेटा नेक्स्ट डे 11:30 बजे के बाद में सुबह विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं होता है, किसी वजह से 11:30-12 बजे के बाद में, तो आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है, ये इश्यू जो है वो अपने स्टेट तक बताइएगा, और स्टेट से वो प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, फिर मैं डीआईसी को कन्वे करके बताऊँगा और वो उस पर जो है एक्शन लेंगे, इसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आईएम प्रोफाइल वाला सेक्शन पूरा होता है। अगर आपके अभी कोई सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नसीम जी, एक आपने जो पीछे अभी बताया था उसमें जैसे आप कह रहे थे कि अगर जीआरसी नहीं ओपन है, एम आई ऑडिबल? यस, यस मैम, यू आर ऑडिबल। हेलो? यस मैम, यू आर ऑडिबल। जी। तो उसमें आपने कहा था कि जैसे अगर सारे कंपोनेंट नहीं होते हैं, ओके, थैंक यू। अगर उसमें जैसे हाँ जी, इसमें जैसे आपने बोला था कि यहाँ पे ये जो है ब्लॉक ब्लॉक टू बी डेवलप्ड एज इमरजेंसी साइट। मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। फॉरम्स का है, इसके बाद जीआरसीज़ का है, जीआरसी सेंटर्स जी, और जी। नीदर फॉर इमर्शन साइट्स। तो सर उसमें क्या क्या हम लोग करेंगे?
मैम आप अपना सवाल दोबारा पूछेंगे? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पाया पूरा सवाल आपका। ओके सर। सर एक्चुअली हमने हिमाचल में बिकॉज़ वी हैव इनिशिएटेड जीआरसी एंड इमर्शन साइट्स इन ओनली फ्यू ब्लॉक्स। तो उस केस में ओके हम मैम। लोग कैसे इसको अपडेट करें? मैम सिंपल है, अगर ये दोनों चीज़ें किसी ब्लॉक में हैं, मॉडल स्लिप भी है और जीआरसी भी है, तो आप इसका आंसर यस देंगे क्योंकि ये मर्ज साइट बन सकती है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है या दोनों चीज़ें नहीं है, तो उसका आंसर नो देंगे, जब तक कि ये दोनों चीज़ें वहाँ पर बन नहीं जाती। हेलो? बट उसमें एक ही चीज़ रहेगा ना, इट वाज़ नॉट शोइंग द प्रोग्रेस, ठीक है? बट हमने मैम आपकी आवाज़ मान लीजिए हमने टारगेट 25 है, बट 25 ब्लॉक्स हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इसमें तो ये दिखाएगा ना मैम लाइक आउट ऑफ आपकी आवाज़ 90 आते-आते ना मे बी मैम सिग्नल का इश्यू। आपकी आवाज़ शुरू एम होती आई है मैम, ऑडिबल फिर नाउ? बीच में चली जाती है, फिर आ जाती है आवाज़। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए पूरी तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ें। कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे पूछ लूँगी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ऑलराइट मैम, थैंक यू। अ, सो अगर किसी और का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। So actually, when we have that two roles assigned, right? So most of the time when you assign the other role doesn't work only. That issue we have been facing like from quite a long time. No, 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 it's not like that. It was an issue earlier when we have started this equal portal. That was an Yeah. issue at that time, but now it has been resolved. At that time, it was resolved, and you can change your role anytime by visiting this change role button. And if you have Okay. some, Yeah, that is okay, sir. and But what happened was if you whenever have such, yes, yeah, please. when we used to shift to the other this like role, it was not working. We'll try it again and see, sir, and then No get problem. back to you. No problem. If you have such ID which has multiple roles, then please share the ID and password of that user with me, and I'll check it Okay. right here, right now. Okay. Yeah. Okay. All right. और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, सो ये याद रखिएगा कि आईएम प्रोफाइल ये आप सभी लोगों को, सभी लेवल्स को अपना अपडेट करना, और ये वन टाइम प्रोसेस रहेगा। दूसरी चीज जो हमारे सभी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को अपडेट करना है वो है एमपीआर, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो एमपीआर जो है हमारा सिर्फ 3 लेवल से डेटा एंटर किया जाता है। पहला है ब्लॉक, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है स्टेट। इन तीनों के क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रहेंगे, बस लेवल चेंज हो जाएंगे। जो सवाल मैं यहाँ पर ब्लॉक पर पूछ रहा हूँ वो वहाँ पर स्टेट लेवल पर वो स्टेट के लिए पूछा जाएगा। तो इसके लिए कैसे करना होगा, और दूसरी चीज ये, क्योंकि इसके नाम में ही मंथली है तो ये डेटा आपको मंथली एंटर करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले मंथली करेंगे, थैंक यू, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। ब्लॉक के नीचे आप देख रहे होंगे कोई लेवल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये केवल 3 लेवल से ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। और ब्लॉक सबसे लास्ट लेवल हो गया, तो इसलिए आप जो है वो डेटा नहीं देख पा रहे हैं, बाकी लेवल्स नहीं देख पा रहे हैं। पर अगर मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट यूजर इसमें लॉग इन करूंगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दोनों यहाँ पर देख पाऊंगा। और इसी तरह स्टेट से अगर स्टेट एज अ स्टेट यूजर लॉग इन करूंगा तो स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस ब्लॉक ये तीनों लेवल्स में देख पाऊंगा। पर डेटा मैं सिर्फ अपने लेवल का ही एंटर कर पाऊंगा, बाकी लेवल का डेटा सिर्फ मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। डेटा एंटर करने के लिए आप यहाँ पर एड न्यू बटन देख रहे होंगे, वैसा ही एड न्यू बटन है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको केवल ये 4 फील्ड्स इसमें आपको एंटर करनी है। पहली फील्ड है मंथ एंड ईयर, यानी कि किस मंथ और ईयर का आप ये डेटा एंटर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए इस बटन का उपयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी मंथ और ईयर का आप डेटा एंटर करना चाहते हैं, एमपीआर अपडेट करना चाहते हैं, वो ईयर और मंथ सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले 2026 सिलेक्ट कर लेते हैं, और लेट्स से फेब का डेटा मैं एंटर करना चाहता हूँ, मैं फेब सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ 2026 आ गया है। पहले हम तीनों सवाल समझ लेते हैं कि सवाल क्या है, और यही तीनों सवाल डिस्ट्रिक्ट पर भी रहेंगे, स्टेट पर भी रहेंगे। पहला सवाल है कि कितना ब्लॉक का स्टाफ है जो जिसको कि जेंडर पर और ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन मिला है, कब? इस मंथ में, केवल इस मंथ में। जो भी डेटा हम देंगे वो केवल इस मंथ का देंगे, ना ही पिछला देंगे, ना ही कोई क्यूमुलेटिव देंगे, केवल और केवल इस मंथ की ही प्रोग्रेस हम एंटर करेंगे।
तो कितना ब्लॉक का स्टाफ है जिसको कि जेंडर पर ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन मिला है? कितने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है जिनको कि जेंडर पर ट्रेनिंग है इस मंथ में केवल? ओके। और कितने बीआरपीज हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन हैं जिनको कि जेंडर पर डिप्लॉय किया गया है? तो यही सवाल आपको डिस्ट्रिक्ट पर मिलेंगे, बस ब्लॉक की जगह डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अगर स्टेट लेवल पर है तो ब्लॉक की जगह स्टेट हो जाएगा। बीआरपीज की जगह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पर, और स्टेट पर स्टेट रिसोर्स पर्सन हो जाएंगे। अब इनके आंसर देने का तरीका क्या होगा वो आप समझ लीजिए। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि कितने बीएमएम स्टाफ हैं जो कि ट्रेन और ओरिएंटेड हुए फेब मंथ में। तो मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर 20 लोगों का स्टाफ है, 20 लोगों का स्टाफ है ब्लॉक पर। इनमें से जनवरी तक, किसी भी मंथ में हो सकता है, जनवरी तक 12 लोगों ने पर ट्रेनिंग ले ली थी। फेब में एक और ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, अरेंज की जाती है, और उसमें जो है ये 20 के 20 लोग जो है अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर हम एंटर क्या करेंगे? तो इसके दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि आप केवल जो करंट मंथ होगा जिसका आप एंटर कर रहे हैं उसका डेटा देंगे, केवल करंट मंथ का, ठीक है। दूसरा, आप केवल नए नंबर्स देंगे, यानी कि जिन लोगों ने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं ली है केवल उनके नंबर देंगे। जिन्होंने की रिफ्रेशर ट्रेनिंग ले रहे हैं या तीसरी बार ट्रेनिंग ले रहे हैं वो नंबर नहीं देंगे, केवल फ्रेशर या फ्रेश या न्यू लोगों के नंबर देने। तो अब टोटल 20 लोगों में से 12 लोगों ने पहले ही ट्रेनिंग ले ली है, तो नए कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है फेब मंथ में? केवल 8 लोगों ने। वो 8 जो है वो मैं यहाँ पर फिल करूंगा। और सेम यही क्राइटेरिया मेरे इस सवाल का रहेगा कि कितने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है जिनको की फेब मंथ में ट्रेनिंग मिली, यानी कि कितने नए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है जिनको की फेब मंथ में जेंडर पर ट्रेनिंग मिली है, और कितने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है जिनको की फेब मंथ में डिप्लॉय किया गया है जेंडर पर। तो आई होप ये चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और यही चारों सवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट पर भी और स्टेट पर भी रेप्लिकेट होते हैं। बस जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। आंसर देने का तरीका यही रहेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे वो पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ सर रहा ये है, पूछ दोबारा लीजिए। एक बारी दोबारा रिपीट करना सर ये वाला क्या चीज पूछ रहे हैं बताइए। ये ब्लॉक पे सर जैसे न्यूली ट्रेंड और वो आप डिफरेंस बता रहे थे ना जैसे वो क्या फील होगा सर? ओके, तो देखिए मैं ये बता रहा था आपको कि मान लेते हैं कि 20 लोगों का स्टाफ है आपके यहाँ पर, किसी भी लेवल पर हो सकता है, ब्लॉक अपना डेटा देंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना, स्टेट अपना। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टोटल जो स्टाफ है हमारा वो 20 लोगों का है। इनमें से जनवरी तक 12 लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी थी। फरवरी में एक और ट्रेनिंग होती है जिसमें कि ये 20 के 20 लोग हिस्सा लेते हैं। तो हमारे जो है दो क्राइटेरिया रहेंगे कि केवल हमें जिस मंथ का हम डेटा यहाँ पर एंटर कर रहे हैं हम केवल उसी मंथ का डेटा लेंगे, पहली चीज। दूसरा, केवल नए नंबर्स लेंगे, यानी कि जिन्होंने की पहली बार ट्रेनिंग ली है वो नंबर्स लेंगे। तो टोटल हमारे 20 लोग हैं, 20 के 20 लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ले ली फैब में। इनमें से पुराने कितने हैं? 12। तो नए कितने बचे? 8। 20 - 12 इज इक्वल टू 8। और यही 8 जो है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। ये नए नंबर हैं, यानी कि नए बंदे हैं, नए लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। दूसरा, इन्होंने फेब मंथ में ट्रेनिंग ली है, तो इसलिए मैं 8 यहाँ पर एंटर करूंगा। और सेम यही क्राइटेरिया बाकी दोनों सवालों में भी हम फॉलो करेंगे। अब बताइए, समझ में आ गया है आपको या कुछ और डाउट है? समझ गया सर। फिर जो हम मार्च की एमपीआर भरेंगे तो उसमें हम जैसे 8 न्यू आ गए देन हम उसमें मार्च में 20 डालेंगे सर फिर वो नहीं नहीं टोटल नहीं आ नहीं जाएगी। नहीं 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 मैं हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें फिर से एक और ट्रेनिंग हो जाती है इन सभी लोगों की, 20 लोगों की। यस सर। तो हमारे दो क्राइटेरिया हैं, आंसर आप दीजिएगा कि मार्च में ट्रेनिंग हुई है तो हम सिर्फ मार्च का डेटा लेंगे या फेब और मार्च का डेटा लेंगे? आंसर आप दीजिए, कौन सा डेटा लेंगे हम? सर 2 फेब का महीने। लेंगे। हाँ, आप मार्च का डेटा एंटर कर रहे हैं तो सिर्फ मार्च का डेटा लेंगे हम, मार्च पे डालेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, हमें कौन से नंबर यहाँ पे देने हैं, न्यू या ओल्ड? सर न्यू। न्यू। तो न्यू कितने बंदों ने ट्रेनिंग ली है? सर जितने 4 या 5 जिन्होंने ली होगी सर तो वो एंटर करेंगे सर आप। नहीं नहीं नहीं, हम तो एग्जांपल अभी वही वाला पुराना ही वाला आगे बढ़ा रहे हैं ना। 20 लोग थे, 20 में से 12 लोगों ने जो है जनवरी तक ट्रेनिंग ले ली थी। फेब में एक और ट्रेन, एक सेकंड रुकिए मैं जरा म्यूट कर देता हूँ। 8 लोग। देखिए
अगर आप अपना माइक बंद रखेंगे तो प्लीज बहुत अच्छी बात है, केवल सवाल पूछिए, माइक प्लीज बंद कर लीजिए। अदरवाइज मैं यहाँ से म्यूट करूंगा तो फिर आप उसे अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हमने एग्जांपल लिया था कि 20 लोग हैं, 20 में से 12 लोगों ने पहले से जनवरी तक ट्रेनिंग ले ली है। फेब में 20 के 20 लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, मार्च में एक और ट्रेनिंग हो जाती है, और मार्च में भी वही लोग भी वही 20 लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो अब मार्च में हम क्या डेटा एंटर करेंगे? केवल मार्च का डेटा हमें एंटर करना है। कितने नए लोगों ने ट्रेनिंग ली है मार्च में? 0 आएगा सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो 0 हमारे यहाँ पर रहेगा, और सेम यही क्राइटेरिया बाकी सब आंसर में भी फॉलो करेंगे। सर एक क्वेश्चन था, अगर एमपीआर सबमिट हो जाती है तो सर इसको हम एडिट कर सकते हैं दोबारा? नहीं मैम, इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर इसके लिए एक लंबा प्रोसेस रहेगा कि आपको अगर जैसे किसी ब्लॉक ने अगर या डिस्ट्रिक्ट ने अगर कोई डेटा एंटर गलत कर दिया, तो उनको स्टेट को भेजना होगा, स्टेट उसकी मतलब एक मेल मुझे भेजेंगे, फिर वो मेल मैं डीआईसी को भेजूंगा, फिर जाकर वो डेटा एडिट हो पाएगा। तो इसमें कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और एक बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी सबमिट करें अपना डेटा, इस बटन को, सबमिट बटन को हिट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें कि मेरा डेटा सही है या नहीं। अदरवाइज ये एडिट करने का या करेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा रहेगा। ओके सर। और कोई सवाल किसी का, कोई और डाउट? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो अब मैं आपको आगे की चीज बता देता हूँ कि देखिए, हर एक लेवल को जो है ना 2 जगह पर एंट्री करनी है। जैसे कि हमारे सभी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को अपना आईएम प्रोफाइल अपडेट करना है और एमपीआर अपडेट करना है। ये एमपीआर सिर्फ आपको अभी से अपडेट नहीं करना है, इसमें आपको पिछला सारा डेटा एंटर करना होगा 15 अप्रैल से पहले पहले, या बाई 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक अपना पुराना सारा डेटा इस इक्वल पोर्टल में अपडेट करना है एमपीआर का, और आईएम प्रोफाइल भी अपडेट करनी है। और एमपीआर हमें कौन कौन फिल करेंगे? ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और हर एक लेवल अपने सब्सिक्वेंट लेवल्स को प्लीज चेक करेगा कि उन्होंने अपना डेटा एंटर कर दिया है या नहीं कर दिया। बाय 15 अप्रैल ये डेटा आपको इक्वल पोर्टल पर अपडेट करना है। केवल ये 3 फील्ड्स हैं, और अगर आप मन लगाकर अगर 2 घंटे निकाल लेंगे तो आराम से अपना ये पूरा डेटा आप एंटर कर सकते हैं, अगर आप एक्सेल फाइल है तो, जिसमें आप डेटा अपना एंटर करते होंगे, सबमिट करते होंगे, जो कि अगले लेवल पर जाता है। ठीक है सर, आईएम प्रोफाइल वन टाइम ही अपडेट होगी? जी, केवल 1 टाइम अपडेट होना है, और अगर उसके किसी क्वेश्चन में कोई किसी आंसर में कोई चेंज है, जब भी कभी चेंज होता है तो तब उसको बस अपडेट करना होगा, उसी आंसर को केवल अपडेट करना होगा, बाकी कुछ और अपडेट नहीं करना है। अगर वो वही कंडीशन है जैसे आपका करंट, अभी मान लीजिए जो भी करंट सिनेरियो है आपकी प्रोफाइल का, वही रहता है साल भर, 2 साल, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जब चेंज होगा तभी अपडेट करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर सभी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को अपनी आईएम प्रोफाइल और एमपीआर अपडेट करना है। इसी तरह हर एक वीओ और सीएलएफ को अपनी आईएम प्रोफाइल और मीटिंग डेटा को अपडेट करना होगा। जीआरसी लेवल को अपनी आईएम प्रोफाइल और जीआरसी केस मैनेजमेंट ये अपडेट करना होगा। तो हर एक लेवल पर 2 ही चीजें अपडेट करनी है, 2 से ज्यादा कोई भी चीज अपडेट नहीं करनी। अभी अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने के लिए मैं सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी एमपीआर मतलब कब से हमने फिल करनी है सर? पिछले जब से स्टार्ट स्टेट में जब से आपके स्टेट में जेंडर स्टार्ट हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सीएलएफ एज अ सीएलएफ यूजर भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या रहेगा वहाँ पर। अब सीएलएफ अब मैं जब सीएलएफ यूजर हूँ तो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन पर मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये सबसे पहले आप होम बटन देख रहे होंगे, होम बटन में वही डैशबोर्ड मिल जाएगा हर एक लेवल का। दूसरा है आईएम प्रोफाइल, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आईएम प्रोफाइल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 लेवल्स दिख रहे हैं मुझे, वीओ आईएम प्रोफाइल, एसएचजी आईएम प्रोफाइल और सीएलएफ आईएम प्रोफाइल। लेकिन वीओ आईएम प्रोफाइल पे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक। सेम यही एसएचजी आईएम प्रोफाइल पर है, सब कुछ ब्लैंक।
तीसरा, जब मैं CLF IAM प्रोफाइल पर आता हूँ तब मुझे यहाँ पर दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आईडी जो है, ये यूजर आईडी जो है वो CLF की आईडी है। यहाँ पर आप ड्राफ्ट देख रहे होंगे, जब पहली बार हमारे CLF यूजर इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर उन्हें ड्राफ्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पर उन्हें पेंडिंग दिखेगा, पेंडिंग। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो ड्राफ्ट दिखे या पेंडिंग दिखे, उनको जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहला सवाल आ जाता है कि कितने मॉड्यूल्स पर CLF को ट्रेनिंग मिली है, वो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स जो है वो इस तरीके से दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ। और मान लीजिए उनकी 3 मॉड्यूल्स पर ट्रेनिंग हुई है, वो 3 मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे, अलग क्लिक कर देंगे। अगला सवाल होगा डेवलप जेंडर एक्शन प्लान, तो अगर एक्शन प्लान बना है उनका तो यस, अदरवाइज नो। क्या उन्होंने जेंडर फंड इनिशिएट किया है, अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया है नो। ये 3 सवालों को जब आप देखें वो आप डेटा सबमिट करेंगे। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर सकता हूँ इस आईडी पर, ये एक्चुअल आईडी है, रियल आईडी है, तो मैं सेव कर रहा हूँ बस। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा, ये पॉपअप आ जाएगा कि बेसिक डिटेल ऑन जेंडर इंटरवेंशन हैव बीन सेव्ड। लेकिन जब वो सबमिट करेंगे तो यहाँ सेव नहीं आएगा, वहां पर आएगा सबमिटेड। तो उसे ओके करेंगे और आप CLF IAM प्रोफाइल में जाके देखेंगे कि यहाँ पर जब वो सबमिट कर देंगे तो यहाँ ड्राफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है। सो इस तरह से हमारे सभी CLF, VO और अपने CLF यूजर और VO यूजर अपना डेटा एंटर करेंगे IAM प्रोफाइल के लिए, और VO यूजर ही अपनी SHG IAM प्रोफाइल जो उनकी रेस्पेक्टिव SHGs होंगी उनका डेटा भी अपडेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मीटिंग्स। तो मीटिंग्स मैंने आपको बताया था कि हम 3 मीटिंग्स को कैप्चर करते हैं। पहली मीटिंग है सखी मंच, दूसरी है VOSAC, VO सोशल एक्शन कमेटी, और तीसरी है CLF सोशल एक्शन कमेटी। तीनों मीटिंग्स का जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का वो सेम है, चाहे वो सखी मंच का लें तब भी वही सेम आएगा, VO डेट ऑफ लास्ट मीटिंग इस तरीके से। अगर आप VOSAC पर जाकर न्यू मीटिंग डिटेल्स करते हैं उनका भी सेम आएगा, और CLF SAC पर आते हैं और न्यू मीटिंग डिटेल्स करते हैं उनका भी सेम आएगा। तो हम किसी भी इसी लेवल का हम चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा रहेगा, किस तरीके से फिल करना होगा CLF यूजर को, क्योंकि ब्लॉक यूजर्स की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने CLF यूजर को इसके लिए ट्रेन कर दें कि किस तरीके से उन्हें डेटा एंटर करना है। तो पहला है CLF, यहाँ से CLF सिलेक्ट करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक आईडी पर मल्टीपल CLF जो है वो असाइन होती है, तो यहाँ से वो अपनी पर्टिकुलर CLF जो है वो असाइन सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा आता है डेट ऑफ क्लास मीटिंग, तो मान लीजिए एक मीटिंग आज हो रही है, एक मीटिंग जो है 1 महीना पहले हुई थी, लेट्स से 18 फेब को। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डेट एंटर करनी हो तो इस आइकन पर ही क्लिक करके डेट एंटर कीजिएगा, हाथ से एंटर मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगला आ जाता है टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी। तो CLF मेंबर थे, GPP थे, और अगर कोई अदर्स थे तो अदर्स पर आपको क्लिक करके इनका लिखना पड़ेगा कि इनकी पोजीशन क्या थी, जस्ट लाइक सरपंच। अगर गलत हो जाता है तो आप उसको हटा सकते हैं कि नहीं 2 ही डेजिग्नेशन वाले थे जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगला आ जाएगा इश्यूज डिस्कस जेंडर, यानी कि जेंडर के कौन कौन से इश्यूज थे जो कि इस मीटिंग में डिस्कस किए गए। तो एक पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, इनमें से जो भी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए गए उन पर आप चेक मार्क लगा देंगे, जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पर अवेयरनेस की इशू डिस्कस हुआ, कन्या भ्रूण हत्या पर फीमेल फीटिसाइड पर इशू डिस्कस हुआ, गर्ल्स एजुकेशन पर इशू डिस्कस हुआ। आप इन इश्यूज के अगेंस्ट कौन कौन से एक्शन लिए गए उसकी भी एक पूरी लिस्ट है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए केस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट लिया, अवेयरनेस किया, कम्युनिटी एंगेजमेंट किया, तो ये हमने यहाँ पर एक्शन ले लिए। अब अगला सवाल आता है इशू एस्केलेटेड। इशू एस्केलेटेड का मतलब है क्या इशू जो है वो आगे बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया। तो इसका आंसर समझ लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो इश्यूज हमने ये डिस्कस किए हैं, तो या तो ये इश्यूज इस लेवल पर, जिस लेवल पर मीटिंग हो रही है इस लेवल पर, या तो ये इश्यूज जो है रिजॉल्व हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे। अगर ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सारे इश्यूज अगर रिजॉल्व हो गए तो इन इश्यूज को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और हम आंसर सिलेक्ट करेंगे नो, कि ये इश्यूज आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। पर ये जो 3 इश्यूज मैंने सिलेक्ट किए, हो सकता है कि ये तीनों के तीनों इश्यूज या कोई भी एक इशू, कोई भी एक मुद्दा वो रिजॉल्व ना हुआ, तो उस कंडीशन में उस मुद्दे को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि जो CLF लेवल पर है उनको इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तब हम इसका आंसर देंगे यस, और जैसे ही हम यस देंगे, यस क्लिक करेंगे, तो हमें 2 सवालों के जवाब और देने होंगे कि किस लेवल पर ये इशू बढ़ाया गया।
तो सीएलएफ के बाद में 2 लेवल्स और आती है हमारे, एक आता है ब्लॉक फोरम और एक आता है जीआरसी। तो अगर आपके यहाँ पर जीआरसी नहीं है तो आप उसे जीआरसी मत सिलेक्ट कीजिएगा। आप सिर्फ ब्लॉक फोरम सिलेक्ट करेंगे यानी सीएलएफ यूजर, और अगर जीआरसी है तो जीआरसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मीटिंग के ऊपर है कि मीटिंग में किस लेवल को ये इश्यूज जो है फॉरवर्ड किए गए। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जीआरसी को फॉरवर्ड किए गए, मैं जीआरसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने 3 इशू यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन से इशू जो हैं वो आगे बढ़ाए गए, विच इश्यूज एस्केलेटेड। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो वही 3 इश्यूज जो है वो मुझे दिखेंगे जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अगर मैं एक और इशू सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, तो यहाँ पर अब मुझे 4 इश्यूज जो हैं वो दिखेंगे। तो इनमें से मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर अवेयरनेस जो थी, जागरूकता जो थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये समाधान हो गया। फीमेल फीटिसाइड वाला जो है समाधान नहीं हुआ तो उस पे मैं चेक लगा दूंगा। और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, इसका समाधान नहीं हो पाया इस मीटिंग में, तो इसे इन दोनों इश्यूज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इन दोनों पर मैं चेक लगा दूंगा और अपना फॉर्म सबमिट कर दूंगा। ठीक है, अपना फॉर्म सबमिट कर दूंगा। और जैसे ही अपना फॉर्म मैं सबमिट करूंगा तो इसमें बाहर आने के बाद में ये फॉर्म जो है मुझे यहाँ पर इस जगह पर दिखेगा, इस जगह पर दिखेगा पूरा ये फॉर्म था, ये इस तारीख को सबमिट हुआ और ये सबमिट हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें बाकी के लेवल जो है, अगर इन लेवल्स पर मीटिंग होती है, व्यूअर्स पर मीटिंग होती है, सखी मंच पर मीटिंग होती है, तो यही सवालों के जवाब हमें देने होंगे और इस तरह से अपना डेटा एंटर करना होगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब हमने 2 लेवल यहाँ पर कवर कर लिए हैं, एक ब्लॉक लेवल कवर कर लिया है, एक सीएलएफ लेवल कवर कर लिया है। कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ओके, कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूँ जो कि यहाँ पर जरूरी है और जिस वजह से हमने यहाँ पर ब्लॉक एमआईएस और या ब्लॉक एडमिन को यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया है मीटिंग में। सो आपने देखा था कि आईएम प्रोफाइल जो है वो सबको अपना अपना अपडेट करना है, लेकिन जीआरसी एक हमारा एक ऐसा लेवल है जो कि जिनको की आईएम प्रोफाइल जो है वो विजिबल नहीं होगी, उनको वो आईएम प्रोफाइल विजिबल कराने के लिए ब्लॉक एमआईएस की भूमिका है, उनका रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो लोग जब तक जीआरसी को टैग नहीं करेंगे, जीआरसी अपनी आईएम प्रोफाइल नहीं कर पाएंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एज अ ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर जो है लॉग इन किया है और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 2 चीजें सिर्फ मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, एक है डैशबोर्ड, एक है मास्टर। डैशबोर्ड में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं क्लिक भी करता हूँ कहीं पर तो कुछ भी क्लिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जीआरसी टैगिंग करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो आप उस प्रोसेस को प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा मास्टर, इस मास्टर पर क्लिक करना होगा सबसे पहले, फिर मिलेगा जीआरसी टैग्स, इस जीआरसी टैग्स पर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिलेगा एड न्यू, इस एड न्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछ रहा है जीआरसी का नाम, यानी कि उस जीआरसी का नाम जिसको आप टैग करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं मैं ऊना संगठन इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, ये जीआरसी का नाम है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा तो आएगा जीआरसी टैग क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि जीआरसी का टैग क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी ये टैगिंग पूरी नहीं हुई है। इसे ओके करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊना संगठन इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस होगा कि यहाँ पर आप इस बटन को देख रहे होंगे जो कि एक ये बटन मिलेगा एक्शन के नीचे, और जब आप अपना माउस इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा टैग यूजर, इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद में आएगा सर्च यूजर। यहाँ पर जो भी लोकोस की आईडी है, जिस जीआरसी को हमें टैग करना है, उस जीआरसी के यूजर की आईडी वो हमें लिखनी होगी। जैसे कि मेरे पास ये एक आईडी है, मैं यहाँ पर ये आईडी लिखूंगा, देन सर्च पर क्लिक करूंगा। ये सर्च के बाद में मुझे ये नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, जो इस इस लोकोस आईडी में जो नाम जुड़ा हुआ है वो नाम मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। पर आप देख रहे होंगे कि टैग यूजर अभी भी डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए जस्ट मुझे इस नाम पर क्लिक करना होगा, और जब मैं इस नाम पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि टैग यूजर अब इनेबल हो गया है और आपको
आपको यानी कि जो हमारे ब्लॉक एडमिन या ब्लॉक एमआईस हैं, उनको सिर्फ इस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही वो इस पर क्लिक करते हैं, तब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जैसे कि इस जगह टैग्ड यूजर नेम में कोई भी नाम नहीं, यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं आ रहा है। जब आपकी टैगिंग पूरी हो जाएगी, आपको नाम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रियंका कुमारी नाम आ रहा है, यानी कि ये जीआरसी यूजर जो हैं, इनको हमने टैग कर दिया है। और जब टैग कर देंगे तभी आई एम प्रोफाइल जीआरसी की विजिबल होगी, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगी। सो आई होप ये सारा प्रोसेस, हर एक फॉर्म इक्वल का आप अपनी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इस मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। सर समाप्त जैसे कर ये जीआरसी टैग कर दिया, देन उसके बाद बीओ पर का काम है सर, इस पे टैग टैग करने के बाद क्या काम रहेगा सर? बस आपका ब्लॉक एडमिन या ब्लॉक एमआईएस का सिर्फ यही काम है कि वो जीआरसी को टैग कर दें। ओके सर। बाकी सारा काम जीआरसी का है, वो अपनी प्रोफाइल अपने आप अपडेट करेंगे। उनको बस आईएम प्रोफाइल इनेबल करने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। ओके सर। ओके, ठीक है। तो और देखिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है इक्वल से रिलेटेड, चाहे वो डेटा एंट्री से रिलेटेड हो, रिपोर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी आईडी के साथ में अपना पासवर्ड, जो लोकस की आईडी और पासवर्ड आप यूज कर रहे हैं इक्वल के लिए, वो साथ में अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम, और अगर जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका एक स्क्रीनशॉट, अगर हो सके तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब चीजों के साथ में अपनी प्रॉब्लम को आप जो है फॉरवर्ड कीजिएगा स्टेट पर। स्टेट से जो है वो मेरे पास आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सेम डे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूं। अगर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट डे तक तो जरूर ही हो जाएगी। सर मेरा एक क्वेरी थी। जी जी, प्लीज पूछिए। सर मेरी क्वेरी उसके रिगार्डिंग है जो एमपीआर है ना सर, ओके, इसमें सर एक प्रोसेस हो सकता है भी हम वन टाइम में एक बारी डाटा फिल कर दे, जैसे फरवरी तक नहीं ना? नहीं 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 नहीं, आपको हर मंथ का डेटा अपलोड करना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 4 साल का डेटा आपको एंटर करना है, तो उसे आपको 48 टाइम्स ही एंटर करना होगा, नहीं तो ओके हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस मंथ में क्या अचीवमेंट हुआ है। ओके सर। ओके ठीक है, तो अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसे मीटिंग को बंद करें, और अगर सवाल है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। हेलो सर। थैंक यू सर। जी प्लीज। सर जैसे हमारे ब्लॉक में जीआरसी नहीं है तो हमने ये आईएम प्रोफाइलिंग या एमपीआर भरनी नहीं है? नहीं, देखिए जीआरसी अपनी प्रोफाइल अपने आप भरेंगे। आप अगर ब्लॉक पर हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को आपको भरना होगा। तो सर फिर वो तो डैशबोर्ड जैसे जीआरसी आ रहा है तो वो चीजें तो आएंगी नहीं, आईएम प्रोफाइलिंग या जब एमपीआर। आपके यहाँ पर वो लेवल ही नहीं है, मान लीजिए हाँ जीआरसी ही जी। नहीं है, तो उसका आप डेटा एंटर क्या करेंगे और उस डेटा से आप डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा क्या? तो जब वो लेवल ही नहीं है तो आप तो ये सोच के चलिए ना कि वो लेवल ही नहीं है, वो जीआरसी ही नहीं है हमारे यहाँ, तो हमें उसका डेटा एंटर नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना डेटा एंटर करना है। और जीआरसी का आईएम प्रोफाइल हो या जीआरसी का कोई डेटा हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जीआरसी यूजर्स की है, ब्लॉक नहीं। ठीक है सर। आपकी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका डेटा अपडेट करने के लिए है, तो सिर्फ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बाकी लेवल की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, वो खुद करेंगे। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज अपनी आईडी पासवर्ड के साथ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्क्रीन शॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू निर्मला मैम, थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू उमर सर, और सर आप ये सबका भी रिकॉर्डिंग मिल बहुत बहुत सकती है? धन्यवाद। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं स्टेट को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते ये हैं। क्वेरी कहाँ पे शेयर करनी है? आपको अपने अपने ऊपर जो भी, आप डिस्ट्रिक्ट पर हैं तो स्टेट से शेयर कर दीजिएगा, आप ब्लॉक पर हैं तो डिस्ट्रिक्ट से शेयर कर दीजिएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप।
आप अपनी क्वेरीज जो है सर वो शेयर इसका कर सकते हैं। जैसे लोकस सपोर्ट कर उस पे भी शेयर कर सकते हैं सर, लोकस का जो सपोर्ट है। नहीं, वो लोकोस का सपोर्ट अलग है, ये इक्वल है। Yes, sir. इक्वल का जो है कुछ इस तरीके का टिकट वाला सिस्टम नहीं है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है फॉलो करना होगा। और जैसे ही मेरे पास आ जाती है क्वेरी, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि लोकोस से जल्दी आपकी ये क्वेरी जो है वो रिज़ॉल्व होगी। Naseem ji, I have Yes, an ma'am. request on behalf of Himachal because it's not possible to enter the data for plus. अम, मैम अगेन आपकी आवाज़ कटने लगी है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप ये कहना Yes, चाह रहे वो हैं भी आप कह रहे हैं मंथ कि वाइज। जी 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 जी, कि 4 साल का डेटा वो एंटर नहीं कर पाएँगे बाय 15th अप्रैल। एग्जैक्टली मैम क्योंकि बहुत सारा तो अभी अभी जस्ट बट वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे बहुत सारे ब्लॉक इस ईयर से ही एक्टिविटीज कर रहे हैं। लास्ट ईयर से वी हैवंट इनिशिएटेड द एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग ट्रेनिंग ऑफ कैडर, तो वो एक हमारे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। बट लास्ट 3-4 ईयर का डाटा तो मंथ वाइज एंटर करना इज अ ह्यूज टास्क। मैम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मैम बहुत सीधा-सा बहुत आसान-सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। मैम इसमें केवल 3 फ़ील्ड्स हैं, पहली चीज़ तो ये है कि केवल 3 फ़ील्ड्स का डेटा हमें एंटर करना है। जैसा हमारी एक्सेल शीट है उसमें तो करीबन 20-30 इंडिकेटर्स हैं, वो सारा डेटा नहीं है, केवल 3 फ़ील्ड्स का डेटा है। अगर इनके जो हमारे ब्लॉक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर इनके पास वो एक्सेल शीट है, सामने है, तो मैम मैक्सिमम जो मैंने एंटर किया है डेटा और मैंने खुद देखा था, और ऑन दैट बेसिस मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से ढाई घंटे मैम केवल लगेंगे पिछले 3 से 4 साल का डेटा एंटर करने में। तो ये जो ओके, टाइम है अपार्ट फ्रॉम दैट 20 दिन का जी टाइम है मैम, तो 20 दिन में आराम से ये एंटर कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके एंटर कर लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हिमाचल की मैं बात करूँ तो हमने जितना भी ट्रेनिंग करवाया, स्टाफ का ट्रेनिंग है, कैडर का ट्रेनिंग है, उसमें कहीं पर भी किसी भी लेवल पे आई डोंट थिंक कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे कुछ भी एंटर होगा डाटा, बिकॉज़ अ, ऑल द ट्रेनिंग्स आर कंडक्टेड एट स्टेट लेवल ओनली। ऑलराइट मैम, नो प्रॉब्लम मैम। अगर ऐसा है तो मैम अपना बस आप उनको डेटा सॉरी अपना एमपीआर अपडेट करना है, ओपन करना है और 00 एंटर कर देना है मैम। तो और ठीक आसान है, हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। Right, ma'am. Okay, ma'am. So thank you all for attending this orientation. सर ये और मीटिंग की रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी सर? ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको अगले 1 से 2 घंटे में स्टेट के साथ शेयर कर दूँगा, जैसे ही मेरे पास मेल आती है ज़ूम की तरफ से। ओके? ठीक है, ओके। Okay, thank you. थैंक यू ऑल।